My name is Dr. Shabnam Khan. I am assistant professor in St. Thomas College, Ruabanda, Bhilai. Today I am going to explain about language laboratory. So what is language laboratory? Language laboratory क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज लेबोरेटरी जो है वो लैंग्वेज यानी कि भाषा सीखने की प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं, कुछ नए नए प्रयोग करते हैं, कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो ये एक लैंग्वेज लेबोरेटरी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी भाषा सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है अ रूम डिजाइंड फॉर लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस having audio equipment that allows students to listen and respond to recorded lessons and spoken example while an instructor monitors their progress. तो लैंग्वेज लेबोरेटरी में क्या होता है कि रिकॉर्डेड ऑडियोज होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको सुनते हैं और उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। प्लस वहाँ पे क्या होते हैं, जो टीचर्स होते हैं कुछ, और वो टीचर्स उनके जो रिकॉर्डेड ऑडियोज होते हैं उनको सुनते हैं और फिर उनको करेक्शन बताते हैं, जहाँ उनकी गलतियाँ होती वो उनको बताया जाता है। लैंग्वेज लेबोरेटरी आर डिजिटल टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ये लैंग्वेज लेबोरेटरी जो है वो डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज है, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। Then next is it is a platform to provide student with an opportunity to practice at their pace. ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे अपनी स्पीड के हिसाब से सीख सकते हैं। ऐसा जैसा कि नॉर्मल क्लासरूम में होता है, टीचर्स क्लास पे पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। तो उस क्लास में क्या होता है, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, लेकिन जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आती है और वो थोड़ा सा धीरे से सीख पाते हैं। लेकिन लैंग्वेज लैब में क्या होता है कि बच्चे अपनी स्पीड के हिसाब से सीख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअल लर्निंग हो रही है। वो एक बच्चा खुद एक ऑडियो को सुन रहा है और जहाँ पे उसको समझ में नहीं आ रहा है वो वहाँ पॉज करके फिर से उसको सुन सकता है। उसको ग्रुप के साथ चलने की ज़रूरत नहीं है और अपनी स्पीड के साथ वो आगे बढ़ सकता है। द नेक्स्ट इज देयर नीड्स। लैंग्वेज लैब में क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं, तो भाषा में क्या क्या चीज़ें आती हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना। तो जो बच्चों की नीड है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, वो अपने नीड्स के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से सीख सकते हैं। जहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही है, अगर उनको बोलने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो सुन के समझने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जिस जगह में उनको प्रॉब्लम है उस जगह को वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लैंग्वेज लेबोरेटरी में सीख सकते हैं। उनको सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं। अगर उनको सिर्फ स्पीकिंग में प्रॉब्लम है तो ये भी कर सकते हैं कि वो सिर्फ स्पीकिंग का ही आगे कोर्स करें। देन कॉम्पोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी, मतलब लैंग्वेज लेबोरेटरी के घटक क्या क्या हैं, मतलब किन चीज़ों से मिलकर लैंग्वेज लेबोरेटरी बना है। इसमें पहला एक होता है हियरिंग बूथ। हियरिंग बूथ मतलब सुनने वाला बूथ, जिसको हम बोलते हैं क्यूबिकल। Cubicle it has normally 16 to 20 booths with table and seats for learners. Language laboratory में क्या होता है कि 16 to 20 स्टूडेंट्स के लिए सीटिंग अरेंजमेंट होता है और हर एक स्टूडेंट के लिए एक इंडिविजुअल टेबल एंड चेयर होता है और हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग पार्टीशन होता है, ताकि बच्चे अपने हिसाब से सीख सकें और एक कैबिन की आवाज़ जो है वो दूसरे कैबिन तक नहीं जाती है। और हर बच्चे के लिए अलग अलग हियरिंग बूथ होता है जिससे वो अलग अलग ऑडियोज सुन सकते हैं। नेक्स्ट इज ईच स्टूडेंट हैज़ अ साउंड प्रूफ कंपार्टमेंट कॉल्ड द क्यूबिकल। हर बच्चे के पास एक साउंड प्रूफ कंपार्टमेंट रहता है। जैसे मैंने अभी बताया कि हर बच्चे के पास अलग अलग कंपार्टमेंट रहता है, अलग अलग ऑडियो हियरिंग बूथ रहता है। तो अगर जो एक बच्चा सुन रहा है वो दूसरा बच्चा नहीं सुन सकता है, उसको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो अलग अलग कंपार्टमेंट्स रहते हैं और साउंड प्रूफ रहते हैं, जिससे एक दूसरे की जो ऑडियोज हैं उससे दूसरा बच्चा डिस्टर्ब ना हो। देन ईच क्यूबिकल इज कनेक्टेड टू अ कंसोल। हर एक क्यूबिकल, हर एक ऑडियो बूथ जो है, क्यूबिकल मीन्स ऑडियो बूथ, हर एक ऑडियो बूथ जो होता है वो कंसोल से कनेक्टेड रहता है। कंसोल इज इंस्ट्रक्टर्स बूथ, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, यानी कि टीचर्स जो उसको सुन रहा है। तो जो ऑडियो बूथ्स जो रहते हैं
वो क्यूबिकल से कनेक्टेड रहते हैं, जो कि इंस्ट्रक्टर्स बूथ होते हैं, ताकि इंस्ट्रक्टर्स जो वो बोल रहे हैं उसको सुन सके और उन बच्चों को गाइडेंस दे सके, जहाँ पे उनकी गलतियाँ हो रही है वो उनको बता सके। तो जो कंसोल्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि आप एक ही बच्चे को ही एक बार में सुन सकते हो या एक ही बच्चे को एक बार इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। जो इंस्ट्रक्टर होता है उसके पास दोनों ऑप्शंस रहते हैं, वो चाहे तो एक बच्चे को एक बार में इंस्ट्रक्शंस दे दे या सारे बच्चों को एक साथ इंस्ट्रक्शंस दे दे। अगर किसी एक बच्चे की गलती हो रही है कहीं पे, तो वो सिर्फ एक बच्चे को भी इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, या फिर अगर कोई ऐसी चीज़ है वो जो सारे बच्चों को बताना चाहता है तो सारे बच्चों को एक साथ भी इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। नेक्स्ट है हमारा कंसोल बूथ। जैसा मैंने अभी बताया, कंसोल बूथ क्या होता है, इंस्ट्रक्टर्स बूथ, जिससे कि जो ऑडियो बूथ्स रहते हैं वो इंस्ट्रक्टर से कनेक्टेड रहते हैं। द कंसोल रूम इज द इंस्ट्रक्टर्स रूम। कंसोल रूम जो रहता है वो इंस्ट्रक्टर का रूम रहता है, जहाँ इंस्ट्रक्टर बैठता है और वहाँ जहाँ से सुपरवाइज करता है। Then it has master tapes and monitoring equipments for two-way communication. master tapes रहते हैं इसमें। master tape मतलब कि जो लैंग्वेज सीखना है उस लैंग्वेज के ऑडियो टेप्स, जिनको हम बोलते हैं मास्टर टेप्स। तो मास्टर टेप्स रहते हैं और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट रहते हैं फॉर टू वे कम्युनिकेशन। मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स मीन्स जिससे वो स्टूडेंट्स का जो प्रोग्रेस है, जो उनकी एक्टिविटीज़ है, उनको मॉनिटर कर सके, सुपरवाइज कर सके फॉर टू वे कम्युनिकेशन। और टू वे कम्युनिकेशन होता है, जैसा मैंने बताया कि अगर आप एक स्टूडेंट को भी कोई इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हो तो उसको भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। अगर आप सारे बच्चों को आप इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं तो सारे बच्चों को भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस टू डायरेक्ट द रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स टू द लर्नर्स। डिस्ट्रीब्यूशन स्विच रहते हैं जो कि रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स जो रहते हैं वो स्टूडेंट्स को पास ऑन करने के लिए, जो चीज़ जो मटेरियल आप बच्चों को प्रोवाइड करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, आप उनको डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के थ्रू जो इंस्ट्रक्टर है वो प्रोवाइड कर सकता है। फिर एक नेक्स्ट कंपोनेंट है लैंग्वेज लेबोरेटरी का कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम कंटेन्स ऑल द टेप्स, रिकॉर्ड्स एंड अदर इक्विपमेंट्स प्रॉपरली इंडेक्स्ड फॉर क्विक यूज। जितने भी टेप, रिकॉर्डेड मटेरियल्स और अदर इक्विपमेंट्स जो रहते हैं वो कंट्रोल रूम में रहते हैं, जिससे कि आप उसको इजीली एसेस कर सकें और जिनको आप अच्छे से संभाल के रख सकें और वो खराब ना हो। नेक्स्ट हेडिंग इज सजेस्टेड स्टेप्स टू कैरी आउट द एक्टिविटीज ऑफ द लैंग्वेज लैब। मतलब लैंग्वेज लैब की एक्टिविटीज आपको स्टार्ट करने के पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम दैट नीड्स प्रैक्टिस। जैसा मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपनी स्पीड के हिसाब से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से सीख सकता है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो स्टूडेंट का या टीचर का क्या होना चाहिए, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स दैट नीड प्रैक्टिस। मतलब उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, उस एरिया को आइडेंटिफाई करना जिसमें स्टूडेंट को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, यानी कि लिसनिंग में प्रॉब्लम है या अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है या स्पीकिंग में प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन करना कि किस चीज़ में प्रॉब्लम है और किस चीज़ में स्टूडेंट को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देन चूज द करेक्ट टाइप ऑफ ड्रिल। क्योंकि जो टेप्स रहते हैं कंट्रोल रूम में वो हर किस्म के टेप रहते हैं, हर एक चीज़ की प्रैक्टिस के लिए टेप रहते हैं। तो जहाँ पे आपने पहले आइडेंटिफाई किया कि आपको इस एरिया में प्रॉब्लम है, तो उस एरिया को आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से आपको करेक्ट ड्रिल यानी कि करेक्ट प्रैक्टिस को चूज करना पड़ेगा कि ये ड्रिल हम करेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो दूर होगी। देन प्रिपेयर द टेप ऑब्लिक CD स्क्रिप्ट। उसके बाद आपने जो प्रैक्टिस किया उसका या तो आप टेप बनाएंगे या CD स्क्रिप्ट बनाएंगे। अगर जो इंस्ट्रक्टर है वो डायरेक्ट सुन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उसका टेप या CD स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं। उसको आप खुद भी सुन सकते हैं या फिर आप इंस्ट्रक्टर्स को भी सुनवा सकते हैं। देन मेक द रिकॉर्डिंग। जो आपने बोला है उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। देन चेक द रिकॉर्डिंग। आप खुद भी चेक कर सकते हैं और इंस्ट्रक्टर भी चेक कर सकता है, जिससे आप चाहें उससे चेक करवा सकते हैं। देन इवेल्युएट द एक्टिविटी। फिर उस एक्टिविटी का जो आपने रिकॉर्ड किया है मटेरियल, उसका इवेल्युएशन कि आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया, आपने कहाँ कहाँ गलती की, ताकि आप उन गलतियों को सुधार सकें।
और आपको कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकें। फिर नेक्स्ट हेडिंग इज मेरिट्स ऑफ लैंग्वेज लैब। लैंग्वेज लैब के क्या क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट, स्टूडेंट फील्स फ्री एंड कॉन्फिडेंट। स्टूडेंट फ्री और कॉन्फिडेंट फील करते हैं क्योंकि उनको पता है कि जहाँ उनकी प्रॉब्लम है सिर्फ वही सीख रहे हैं, उनको कोई फोर्स करके हर चीज़ नहीं सिखाई जा रही है। जहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ वही चीज़ वो सीखते हैं, जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं और फ्री भी फील करते हैं। देन स्टूडेंट गेट मोर टाइम फॉर प्रैक्टिस देन ही गेट इन हिज क्लासरूम। क्योंकि ये इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग है। क्लासरूम में क्या होता है, एक टीचर को सारे स्टूडेंट्स की तरफ ध्यान देना रहता है, तो वहाँ पे हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक टीचर बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाता है। क्योंकि यहाँ पे एक इंडिविजुअल लर्निंग है, बच्चे खुद से अकेले अपना सीख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को ज़्यादा टाइम मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। देन स्टूडेंट गेट्स एक्सपोजर टू नेटिव टाइप ऑफ लैंग्वेज। नेटिव टाइप ऑफ लैंग्वेज जैसे कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो इंडियंस जो इंग्लिश बोलते हैं वो अलग होता है। हर स्टेट्स में जो इंग्लिश बोलने का तरीका होता है वो अलग होता है। हर कंट्री में इंग्लिश बोलने का तरीका अलग होता है। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की टाइप की, कनाडा आपको जाना है, वहाँ के एक्सेंट और वहाँ की लिसनिंग आप सीखना, मतलब लिसनिंग कॉम्प्रीहेंड करना चाहते हैं, या वहाँ के टाइप की स्पीकिंग आप करना चाहते हैं, तो वहाँ वाली टेप से आप सुन के उस टाइप की चीज़ इंग्लिश आप सीख सकते हैं। मतलब नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स जो होते हैं उनके वो किस तरीके से इंग्लिश बोल रहे हैं उसको आप सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोलना सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। देन स्टूडेंट्स बिकम्स एन एक्टिव लिसनर एंड स्पीकर इन द लैंग्वेज लैब। जो स्टूडेंट होते हैं वो लैंग्वेज लैब में एक्टिव लिसनर्स और एक्टिव स्पीकर्स हो जाते हैं। क्योंकि जब स्टूडेंट क्लास में सबके सामने बोलता है, अगर उसको कहीं पे गलती होती है तो उसको लगता है कि अरे मैं ऐसे बोलूँगा तो गलत हो जाएगा, सब बच्चे मेरे पे हंसेंगे, या टीचर मेरे बारे में क्या सोचेगी, इस तरीके की फीलिंग्स बच्चों के अंदर आती हैं। लेकिन जब लैंग्वेज लैब में बच्चा इंडिविजुअली सीखता है और उसको पता है कि उसका जो कंपार्टमेंट है वो साउंड प्रूफ है, अगर वो कुछ बोलेगा तो उसके बगल वाला जो बूथ है उसमें कुछ सुनाई नहीं देगा, उसकी गलतियों को कोई नहीं सुनेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे एक्टिव स्पीकर हो जाते हैं। और क्योंकि उनको, जब वो एक्टिव स्पीकर हैं, उनको सुन के सीखना है, उनके अंदर सीखने की इच्छा आ जाती है, उनके अंदर का डर निकल जाता है, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, वो एक्टिव लिसनर्स एंड एक्टिव स्पीकर्स बन जाते हैं। देन demerits of language lab. In rural schools, installation of language lab may be difficult and costly. रूरल स्कूल जो होते हैं वहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ लैंग्वेज लैब, क्योंकि इसका जो सेटअप होता है बहुत हैवी होता है, बहुत कॉस्टली होता है, तो रूरल एरियाज़ में उसको ले जाके सेटअप करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही कॉस्टली भी है। Then next, efficient teachers who can exploit the full possibilities of language lab are rare. ऐसे टीचर्स जिनको लैंग्वेज लैब के बारे में सारी चीज़ें पता है, जो उसको अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं, या जो बहुत एफिशिएंट है, वो यहाँ पे बहुत ही कम है, जिसकी वजह से प्रॉपर यूज़ ऑफ लैंग्वेज लैब नहीं हो पाता है। Only 20 students can be accommodate at a time in one lab. जैसा मैंने बताया कि एक लैब में 16 to 20 स्टूडेंट्स के सीटिंग अरेंजमेंट होता है, तो एक टाइम पे हम मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स को ही सिखा सकते हैं। एक टाइम पे 20 स्टूडेंट्स ही इसमें एक्टिव हो सकते हैं। अगर हम चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम पार्टिसिपेशन करें तो वो उसमें पॉसिबल नहीं है। That's all about language lab. Thank you very much.